हेलो जी, हाउ आर यू? वेल, आज हम चैप्टर नंबर 11 लेके आ गए हैं, वो जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। और इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं और ये हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। और इसका बेसिक भी बहुत आसान है। अगर इसको एक बार आपने समझ लिया तो आप कभी भूलने वाले नहीं हो। आज इस तरह से हम पढ़ने जा रहे हैं कि अब एक बार में बिल्कुल पक्के अंक कर लेंगे। और जो एलसीआर परिपथ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी में जो आता ही हर साल बोर्ड परीक्षा में, कोई भी साल ऐसा हमारा नहीं जाता है कुछ चीजें इससे 100% हम कह सकते हैं कि हमारे बोर्ड परीक्षा में मिलने वाली है। और यहाँ से जो है 100% अंक हम लोग लेके जाने वाले हैं इस चैप्टर में, अगर हमने अच्छे से पकड़ बना ली तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है सबसे पहले समझेंगे। यानी जो हमारे घरों में, या हमने देखा होगा घरों में या पावर हाउसों में जो करंट यानी जो बिजली आती है उसी को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। और ये प्रत्यावर्ती धारा जो है अपने मान को लगातार बदलती रहती है। यानी इसकी आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज होती है। यानी 1 सेकेंड में ये अपनी 50 चक्र लगाती है, यानी 50 साइकिल लगाती है, 50 चक्र ऐसे ऐसे। अभी उसके बारे में डिटेल में हम समझ लेंगे। यानी इसमें जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, इसकी आवृत्ति बार बार प्लस माइनस होती है, लेकिन तेजी से होती है, इसलिए हम लोग परसेप्ट नहीं कर पाते हैं कि बल्ब जल रहा है या बुझ गया है। अगर कोई बल्ब की बात करें तो वो 1 सेकेंड में 100 बार जीरो पर जाता है, यानी उसमें ईएमएफ जीरो होता है 100 बार। लेकिन अब 1 सेकेंड में कोई चीज 100 बार होगी तो हम कहाँ समझ पाएंगे कि वो कब मैक्सिमम हुआ, कब मिनिमम हुआ, कब जीरो हुआ। इसीलिए हमको जलता ही दिखता है। तो इस तरह से आज हम समझेंगे कि जो है कोई भी कुंडली है जो हमारे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है और किसी एच के अबाउट उसको हम रोटेट करा रहे हैं, तो उसमें कितना ईएमएफ डेवलप होगा और उसका शिखर मान क्या होगा और उसका समीकरण कैसे हम E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी डिराइव्ड करने वाले हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। तो हमारे पास मान लो कोई कुंडली है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले चूंकि हम जानते हैं हम जानते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल
शॉर्टकट में अब न लिखना, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है, प्रेरित धारा बहने लगती है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रोटेट करेंगे तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। लगातार वही कोण बदलेगा तो फ्लक्स का परिवर्तन भी होगा, और जब फ्लक्स का परिवर्तन होता है तो फैराडे साहब ने या लेंज ने जो नियम दिया है उसको याद करिए आप। किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उसमें धारा प्रेरित हो जाती है या प्रवाहित होने लगती है। इस तरह से हम लोग इसका समीकरण जानने वाले हैं। मान लो हमारे पास ये कुंडली है, यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से लेफ्ट टू राइट हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है। अब मान लो हमने कोई कुंडली इसमें ऐसे रख दी है, इस तरह से रख दी, तो इसको हम किसी एंगल पर रोटेट कर रहे होंगे। इसकी अक्ष मान लो हम इसको मान लो इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, इस तरह से, यानी इस कुंडली को हम लोग, ये मान लो अक्ष है, तो इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इस तरह से। अगर मान लो ये हमारे पास पेपर है और इसको ऐसे रोटेट करें हम, ये हमारे पास, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है, ये कुंडली है, इसमें ऐसे बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा आपको एज्यूम करना होगा कि यहाँ पर लेफ्ट टू राइट ऐसे बल रेखाएं जा रही, चुंबकीय बल रेखाएं जा रही, उसमें कुंडली ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, इस तरह से। तो इस तरह से जब कुंडली रोटेट होगी तो आप देखोगे कि इसका जो एरिया वेक्टर है, किसी समय जब हम परपेंडिकुलर हैं, इस समय ये चुंबकीय क्षेत्र मान लो ऐसा, इस समय ऐसे चुंबकीय क्षेत्र, इस समय कुंडली और एरिया वेक्टर दोनों जो है एक दूसरे के, कुंडली जो है हमारे चुंबकीय क्षेत्र में आपको लंबवत दिख रही होगी ऐसी। अब लंबवत है तो यहाँ पर जो कोण बनता है उस समय 0 होता है, और जब समांतर होता है तो जो कोण बनता है तो एरिया वेक्टर ऊपर आ जाता है ऐसे। भाई किसी भी स्थल का अगर एरिया वेक्टर कहें तो ये एरिया वेक्टर होगा, लंबवत होता है। तो जब ऐसे रहेगा तो इसका एरिया वेक्टर भी हमारा इस तरह से, आप देखो, ये मान लो पेन जो है रेड वाला, ये एरिया वेक्टर है, और ये मार्कर जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस तरह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर क्या होते हैं, समांतर हो जाते हैं जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अभी क्या है, कुंडली ये है तो कुंडली लंबवत है इस तरह से। तो अब आप देख रहे हो कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन अभी हम कुंडली को हम इसके समांतर कर देते हैं, इस तरह से हमने घुमा के। ये देखिए अब ये कुंडली लंबवत नहीं है, इसी केस में क्या है, कुंडली और मार्कर दोनों दिशा में, तो ये एरिया वेक्टर ऊपर को हो गया। तो अब देख पा रहे हो चुंबकीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 सबको दिख रहा है इस तरह से। तो यानी इस समय जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा वो अधिकतम होगा जब समांतर होगी कुंडली, और जब हमारी कुंडली
परपेंडिकुलर होगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल न्यूनतम होगा। इसका अगला एक चित्र हम बनाएंगे, उससे डेरिवेशन करेंगे। तो इसको अभी हमने इसको पूरी कुंडली को दिखाया, लेकिन ये हमारे पास ऐसे कुंडली है, मान लो ऐसे रखी है। अब इसके पिछले हिस्से को अगर हम देखें और बनाएं, तो पिछले हिस्से को अगर हम इसी में बनाना चाहें आगे, तो उसको कैसे बनाएंगे आप देखिए। तो इसके पिछले हिस्से को हम लोग बनाएं, मान लो एक दूसरा चित्र है हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ये पिछला हिस्सा है, ये जो अभी आपको बताए हैं, ये ऐसे दिखेगा। और यहाँ पर जब कुंडली मान लो हल्का सा रोटेट हुई है, इतना, ये थीटा डिग्री, तो थीटा क्या होता है, मान लो कोणीय वेग क्या होगा, इस तरह से कुंडली रोटेट हुई है ओमेगा कोणीय वेग से, तो कोणीय विस्थापन होता है कोणीय वेग इनटू टाइम, ये थीटा बराबर ओमेगा टी आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम इस तरह से चित्र को बनाते हैं। ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला, ये यहाँ पर दिखाया जाता है कुंडली को, और कुंडली ऐसे रोटेट हो रही है, इस तरह से रोटेट हो रही है। तो अब यहाँ पर हम समीकरण बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण है हमारा, हम लोग जानते हैं कि जो कुंडली है रोटेट हो रही है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो हम लोग जानते हैं फाई बराबर लिखेंगे, चूंकि कुंडली से बद्ध विद्युत वाहक, कुंडली से बद्ध विद्युत वाहक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स पहले निकालो, चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा ले लेंगे, बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है हम लोग जानते हैं, जो हमारा थीटा है तो वो होता है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी हम लोग रख लें। तो यहाँ हमारा हो जाएगा फाई बी बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। ये हमारा कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आ गया है। जब चुंबकीय फ्लक्स आ गया है तो चुंबकीय फैराडे के द्वितीय नियम से, प्रेरण संबंधी नियम से, कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसी के कारण विद्युत वाहक बल मिलेगा हमको। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको समीकरण एक मान लें, लिखेंगे समीकरण एक के दोनों पक्षों में समय के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर करेंगे अवकलन, तो हम करेंगे डी फाई बी बटे डी टी बराबर बी ए हमारा कांस्टेंट है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन
ओमेगा टी और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, आप लोग जानते ही हो। अब यहाँ पर ये ओमेगा बाहर लिख लो और माइनस भी लिख लो आगे, माइनस बी ओमेगा और फिर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमारा जो है इसका डिफरेंशिएशन ये आ चुका है। अब जो विद्युत वाहक बल का मान होता है वो हमारा E बराबर माइनस एन डी फाइव वी बाई डी टी होता है। तो हम लोग यहाँ मान रख दें डी फाइव बाई डी टी का। तो देखिए बेटा, जैसे हम रखेंगे तो ये एक माइनस यहाँ पहले से और एक माइनस इसमें है हमारा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये मान आ चुका है। अगर मान लो किसी क्षण साइन ओमेगा टी का मान 1 है तो उस क्षण हमारा जो उस क्षण हमारा अधिकतम मान होगा ईएमएफ का, यानी साइन 90 पर एन बी ए ओमेगा हो जाएगा और इसको हम लोग ई नॉट बोलेंगे। इसी को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का आयाम या शिखर मान कहते हैं। तो ये जो शिखर मान है इसको हम लोग यहाँ पर रख दें तो ई नॉट ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी हमारा समीकरण आ चुका है। ये डेरिवेशन हमारा पूछा जाता है तो हम लोग बहुत इजी वे में फिर एक बार समझ लेते हैं। हम फ्लक्स निकाल लेंगे और फ्लक्स में थीटा बराबर ओमेगा टी रख देते हैं, दोनों पक्षों में समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं और वहां से ये हमारा आता है डी फाइव बाई डी टी बराबर माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। तो ओमेगा टी का और ओमेगा टी का टी के सापेक्ष होगा तो ओमेगा भी बाहर आएगा। इस तरह से बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाता है। अब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम से E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है। तो E बराबर, अगर यहाँ इसका एन डी फाइव बाई डी टी का मान रखेंगे तो हमारा ये आ जाता है E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका मान वहां उठा के रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसमें एक ऑलरेडी माइनस है। तो ये जो अधिकतम होता है यानी जो ओमेगा टी का मान होता है, जो थीटा का मान होता है हमारा, वो अगर 90 डिग्री है तो उसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज या विद्युत वाहक बल के शिखर मान कहते हैं। तो ये शिखर मान को ई नॉट या बी नॉट या आई नॉट से प्रदर्शित करेंगे।
वो धारा का भी शिखर मान हो सकता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी शिखर मान हो सकता है, और वो विद्युत वाहक बल का भी शिखर मान। तो यहाँ विद्युत वाहक बल के शिखर मान है। अब ये एन बी ए ओमेगा को हम लोग शिखर मान बोलते हैं। विद्युत वाहक बल का शिखर मान है, इससे सवाल भी आएंगे, शिखर मान कहते हैं। तो ये हमारा हो जाता है, और ये मान यहाँ पर अगेन रख देंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट। तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमारा हमसे ये हमारा डेरिवेशन हो गया है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत ही 2 स्टेप में है ये सवाल। ये वाला स्टेप इसके नीचे आप लिख सकते हो, हमारे पास जगह चाहो तो आप यहाँ पर लिख लो, यहीं इसके नीचे। तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, वरना आप सोचो वहां कहाँ गया। तो यही प्रत्यावर्ती या प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो समीकरण है उसी को समीकरण 1 हम कहेंगे। इसको इधर से इरेज कर दो। ठीक, हमने क्या किया, पहले इधर उसके बाद इधर ही किया है। अब हम लोग यहाँ पर इसका अगर हम ग्राफ प्रत्यावर्ती धारा हो या वोल्टेज हो, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो ये विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है ई नॉट, और ई क्या है, विद्युत वाहक बल है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। तो हमसे कभी कभी पूछता है वोल्टेज के लिए हो, तो वोल्टेज के लिए हम इसको V बोल देते हैं, इसको V नॉट बोल देते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए समीकरण, तो समीकरण ये हमारा इसी प्रकार हो जाएगा, B बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो हलवा है, यहाँ B प्रत्यावर्ती वोल्टेज है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और B नॉट प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान है। ऐसे इसको I से डिवाइड, इसको रेजिस्टेंस से अगर हम डिवाइड कर दें तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान समीकरण आ जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हमारा ये हो जाएगा, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। हुआ क्या है, दोनों पक्षों में हमने R से डिवाइड कर दिया है इस समीकरण को। तो B बाई आर क्या होता है, I होता है, और B नॉट बाई आर आई नॉट हो जाएगा। तो ये हमारे समीकरण आ गए हैं। तो इसको आप समझ के जल्दी से नोट कर लीजिए। सॉरी। तो हम लोग देखेंगे आगे इसका जो है समीकरण कैसे, ग्राफ कैसे बनाएं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ग्राफ इधर हम बना देते हैं, इसको मिटा के। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का एक्स अक्ष पे हमने प्लॉट किया है, मान लो टाइम को, और वाई अक्ष पे हमने प्लॉट किया है मान लो वोल्टेज को। तो हमारा जो
ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ हमारा, इसका देखो आयाम जो है ज्यादा है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। साइन का ग्राफ जैसे बनता है वैसे बनेगा। ये इतना एक चक्र होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये 0 पर 0 होगा, साइन 0 पर कितना होता है, 0 होता है। साइन 90 पर मैक्सिमम होता है। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये पीक वैल्यू, इसी को हम लोग बी नॉट कहते हैं। ये आगे बढ़ जाएगी तो आगे फिर बी नॉट यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। इसी को आयाम भी कहा जाता है। तो ये बी नॉट है, यहाँ फिर से बी नॉट आ गई है। ये इतनी जो है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी नीचे बी नॉट माइनस बी नॉट है, ये वाली। ये दोनों साइकिल बढ़िया से होती है। ये अपोजिट दिशा में बी नॉट है, यहाँ माइनस कहोगे आप, माइनस का बी नॉट। लेकिन ये बी नॉट मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होते हैं, जो इतनी वैल्यू ये है उतनी ये है। अब यहाँ पर अगर आई बराबर आई नॉट का ग्राफ देखना जाए चाहें तो वो बिल्कुल थोड़ा सा नीचे से जाएगा, डॉट डॉट करके दिखा देते हैं। थोड़ा सा नीचे से जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि आप जानते हो आई क्या होता है, बी बाई आर होता है। तो आर गुना कम हो जाएगा तो ये ग्राफ का भी फिर थोड़ा नीचे से जाएगा। ये जो हमारा ग्राफ है डार्क वाला, ये है बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी का। और नीचे डॉटेड वाला जो ये आपको दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, ये वाला ग्राफ, ये हमारा ग्राफ होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का। ये दोनों ग्राफ हमारे साथ में ही 0 होंगे। जब आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान 0 होगा तो प्रत्यावर्ती धारा का भी शिखर मान 0 होगा। जब वोल्टेज अधिकतम पर होगा तो प्रत्यावर्ती धारा भी अधिकतम पर होगी। वो चलेंगे साथ में ही, बस क्या है मैग्नीट्यूड कम हो जाता है थोड़ा सा, बी बाई आर से कम हो जाता है। जैसे हम कहें कि हमारा जो वोल्टेज है 10 वोल्ट है, आर का मान 2 है, तो आई का मान 5 आता है, यानी एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। भाई 2 से भाग करोगे आप, इसलिए एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। अब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू होती है इसी को हम शिखर मान बोलते हैं। ये वी नॉट और ये इतनी आई नॉट होगी। ये वाली जो इतनी वैल्यू है यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं, एक ही में दोनों ग्राफ है ना बनाए, तो ये इतनी आई नॉट हो गई। और यहाँ नीचे ये माइनस आई नॉट हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। अगर एक +2 है तो एक -2 होगा। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण बराबर होता है यहाँ पर। तो ये आप ग्राफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे दोनों समीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, और एक ये समीकरण ई नॉट का मान एन बी ए ओमेगा होता है, जहाँ एन फेरों की संख्या है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, ए कुंडली का क्षेत्रफल है, ओमेगा कोणीय वेग है, कोणीय वेग ओमेगा है। तो ये ओमेगा कोणीय वेग होता है हमारा, ये कायदे से आप समझ लीजिए। तो हमने बहुत इजी वे में इसको समझा है कि कोई कुंडली किसी अक्ष में कैसे घूमती है, उसमें एंगल क्या क्या होते हैं। यहाँ एंगल होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर आपका 90 में फिर 90 ऐड करो तो 180 हो जाएगा, और यहाँ पर
तो 270 होता है और यहाँ पर 360 होता है डिग्री। आगे ऐसे 90 ऐड करते आप चले जाओ, इस तरह से कोण चलता चला जाएगा। तो आपने देखा 90 पर अधिकतम मान है, होना भी चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये हमारा साइन ओमेगा टी जो है साइन का मान हमेशा 90 पर या 90 के गुणक पर अधिक होता है। जैसे 90 पर यहाँ अधिकतम आया है ग्राफ और 270 पर अधिकतम आया है। 0, 180, 360 इन सब पर वैल्यू 0 हो रही है, प्रत्यावर्ती धारा की भी और प्रत्यावर्ती वोल्टेज की भी। तो ये एक साइकिल है हमारी इतनी सी, ये एक साइकिल है। उसके बाद आगे फिर ग्राफ वैसे ही बनता चला जाता है हमारा बार बार। तो इस तरह की जो साइकिल होती है प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज में 50 होती है। इसीलिए जो हमारे घर में लाइट आती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति को नॉर्मली एफ से भी लिखा जाता है, ज़्यादातर हम लोग एफ से लिखेंगे, पहले की क्लासों में एन से लिखते थे, यहाँ स्मॉल एफ से लिखेंगे। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, यानी आप 50 हर्ट्ज होता है तो यहाँ पर देखो एक बार मैक्सिमा ये आया, एक बार ये आया मैक्सिमा, भले वो नेगेटिव में है तो मैक्सिमा ही। तो एक यानी एक साइकिल में 2 मैक्सिमा होते हैं, तो 50 साइकिल में 100 मैक्सिमा होंगे, यानी 100 बार धारा का मान प्लस से माइनस होगा। 100 बार प्लस से माइनस होगा आपका 1 सेकेंड में। तो आप सोच सकते हो कि कोई चीज अगर बल्ब भी है हमारे पास, वो अगर 100 बार जले बुझे तो हम क्या जान पाएंगे वो कब जला कब बुझा या कब क्या हुआ, तो ये हम नहीं जान पाते हैं। एक साइकिल में जो समय लगता है किसी भी प्रत्यावर्ती धारा को, एक साइकिल में जो टाइम लिया जाता है यहाँ से यहाँ तक करंट या प्रत्यावर्ती धारा एक साइकिल में जो टाइम लेती है उसी को हम आवर्तकाल, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के आयाम के अधिकतम मान को, इस वाला भी हो सकता है ये वाला भी हो सकता है, दोनों बराबर ही होते हैं, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो प्लस माइनस बस दिशा बताता है कि किस दिशा में है, पॉजिटिव में है नेगेटिव में है। तो ये वाला मान जो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान जो होता है उसी को हम आयाम कहते हैं। तो ये सारी स्टेप पूछे जाते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आयाम क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अधिकतम मान को हम प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का आयाम या शिखर मान कहते हैं। तो ये भी हो गया। अब आवृत्ति की भी परिभाषा आप नॉर्मल ही है, यानी किसी प्रत्यावर्ती धारा में 1 सेकेंड में जितनी साइकिल पूरी होती हैं उस प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति कहलाती है। यानी इस तरह के यहाँ से यहाँ तक के कितने चक्र पूरे करेगी कोई प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा, तो वही हमारी आवृत्ति कहलाती है। तो ये 50 हर्ट्ज होती है जो हमारे घरों में लाइट आती है। तो ये आपने समझा बढ़िया से, और आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर ऐसे ही अच्छे वीडियो लेके आएंगे। अब इसी को हम कंप्लीट करने वाले हैं जो कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे।